अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब लोग। जैसे आपको पता है कि हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को शुरू करा था, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स में हमने कुछ स्कीम्स परसों देखी थी फर्स्ट लेक्चर में, और आज हम बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स देखने वाले हैं जो भी जनवरी में आई थी, ठीक है। उनमें जो पहली स्कीम है हमारी, ठीक है, जो आज हमें पढ़नी है, दैट इज PLI स्कीम 1.1 फॉर स्पेशलिटी स्टील। अब समझ लो कि इंडिया जो, अगर आपको पता हो कि हम हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ लाइंड इंडिया जिसे आप कहते हो, या मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स की डिफरेंट बात हो रही है ना। फॉर द स्टील प्रोडक्शन, कि हम अपना स्टील प्रोडक्शन इंडिया में जो है, गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 2 में हम आज पहली स्कीम जो देखने वाले हैं, दैट इज PLI स्कीम 1.1 फॉर स्पेशलिटी स्टील। अब समझ लो बेटा, जैसे मैंने आपको बोला कि हम इंडिया में हमेशा आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, या हम बात करते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स की, ठीक है। इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन है, अपना जो स्टील प्रोडक्शन है हमारा, यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम की अगर हम बात करें, या जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है स्टील की, उसे बूस्ट अप करने के लिए ना हम डिफरेंट जो है इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। दिस स्कीम जो PLI स्कीम है आपकी, ठीक है, फॉर स्पेशलिटी स्टील, इट इज ऑल्सो फॉर टू बूस्ट अप द, वी कैन से बूस्ट अप द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द स्टील। उसके लिए हमने PLI स्कीम को लॉन्च करा, ठीक है। इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, उसमें से जो है लॉन्च डेट जो है इसका, दैट इज जनवरी 6, 2025, ठीक है, यानी जनवरी 6, 2025 को हमने इसे लॉन्च करा था। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी इसकी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है, विच कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट्स है ना, उनकी प्रोडक्शन को बूस्ट अप करने के लिए हमने इस स्कीम को लॉन्च करा था। अब समझ लो, जैसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो हमने हर किसी इंडस्ट्री के लिए ना एक थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हो, एक थ्रेशहोल्ड यानी एक कैप रखा हुआ है कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसके पास। सो दैट दे वर द फीचर्स ऑफ दिस वेरी स्कीम, जिसमें हमने अपने थ्रेशहोल्ड को भी कम करा, ठीक है, थ्रेशहोल्ड को भी डिफाइन करा या थ्रेशहोल्ड को चेंज करा हमने। इसका ऑब्जेक्टिव अगर मैं कहूं, दैट इज रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन हाई ग्रेड स्टील, यानी जो हम हाई ग्रेड स्टील है ना, वो ज्यादातर हम इंपोर्ट ही कराते हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि हम ज्यादा इंपोर्ट जो है, पैसा जो हमारा जाता है, दैट इज एक्चुअली इंपोर्ट पे जाता है। उस इंपोर्ट पे रिलायंस ना करके हम अपनी डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन को ही इंक्रीज करें स्टील की, उसके लिए हमने इसे लॉन्च करा था। इट प्रमोट्स आत्मनिर्भर भारत बाय मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि इसका जो मेन मोटिव था, दैट वाज कि इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस बने। अब क्यों होता है सेल्फ रिलायंस, देखो, जब भी हमें इंडिया में, अगर आप अनइवन कंडीशंस की बात करते हो ना, या जब भी प्राइस हाइक होने की बात होती है, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ना प्राइसेस को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब हम इंपोर्ट कराते हैं ना चीजें, तो जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट रखी है ना, दैट इज फ्लोटिंग, हमारी फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट है। उसकी वजह से होता है क्या है कि हमारी फॉरेन करेंसी जो है ना, वो उसका वैल्यू जो है हर दिन जैसी, मतलब एज पर द नीड चेंज होता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में इन्फ्लेशन होती रहती है, क्योंकि अगर हमारे मनी का वैल्यू डिक्रीज हुआ,
ठीक है, उससे होता है क्या है, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है अपने इंपोर्ट्स पे, जो हम इंपोर्ट कराते हैं। सो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी स्टील प्रोडक्ट्स है, जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं स्पेशल स्टील, उस स्टील का प्रोडक्शन हम इन हाउस ही करें, यानी वो इंडिया से ही हो, जिसके लिए हमने इस वाली स्कीम को लॉन्च करा था। इसका बजट, जो बजट एलोकेशन था, दैट वाज 6322 करोड़ एंड कवर्ड, इसमें कवर्ड क्या किया था, स्पेशलिटी स्टील कैटेगरीज। पहली कैटेगरीज देखो, कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे पास कोटेड प्लेट्स जो हम यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, चाहे वो यूटेंसिल्स के तौर पे हो, चाहे वो हमारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यूज होता है स्टील, ठीक है, कोटेड स्टील वगैरह, वो चीज इसमें डाली गई थी। हाई स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंट स्टील, ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी थी। स्पेशलिटी रेल्स, जो आप यूज करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। फोर्थ, अलॉय स्टील एंड स्टील वायर्स, क्योंकि जब भी हम डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें वायर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये सब चीजें यूज होती हैं, जो भी आप चाहे बॉन्डिंग के लिए वो वायर्स यूज करते हो, ठीक है, जब आप मतलब डिफरेंट रूफ्स, बाकी सारी चीजें, फ्लोरिंग करते हो, तो हमें डिफरेंट स्टील प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, वो सारे स्टील प्रोडक्ट्स इसमें डाले गए थे। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिकल स्टील लाइक CRGO, दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट इन ट्रांसफॉर्मर्स, जो हम ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मर्स में हम कॉइल बनाने के लिए यूज करते हैं डिफरेंट स्टील प्रोडक्ट्स, उन स्टील प्रोडक्ट्स को भी इसमें डाला गया था। आई होप ये फोटोग्राफ आप याद रख लो, इनका नाम है कुमारस्वामी, ठीक है, ये याद रख लेना, क्यों, क्योंकि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा ही। अब जब हम बात करते हैं सर इसमें थ्रेशोल्ड्स को कैसे चेंज किया गया या क्या क्या की चेंज इसमें लाई गई, हमने अपने थ्रेशोल्ड को कम करा। इससे पहले हमने जो थ्रेशोल्ड रखा था किसी कंपनी का, दैट वाज अराउंड 4000 to 5000 करोड़ रुपीस, ठीक है, इसमें हमने अपने थ्रेशोल्ड को कम करा, दैट इज कि हमने थ्रेशोल्ड जो रखा 3000 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फॉर CRGO स्टील, जो हमने अभी देखा, स्पेशल स्टील जो है वायर्स में जो यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर्स में जो यूज होता है, allows 50% इन्वेस्टमेंट फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग प्लांट्स, यानी जो भी हम 50% जो इसमें से, जो हमारा थ्रेशोल्ड है, इसका जो 50% है, उतना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द डिफरेंट प्लानिंग, चाहे वो जैसे 3000 अगर है तो 1500 करोड़ जो है वो आप एज इन्वेस्टमेंट ले सकते हो किसी और से, ताकि आप अपने प्लांट को क्या कर सको, अपग्रेड कर सको या बड़ा कर सको। जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो हम एक थ्रेशोल्ड रखते हैं उनको, कि आप इतने से यहां तक आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1000 से 2000 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो, और उतनी ही इन्वेस्टमेंट की आप क्या कर सकते हो, वो आप यूज कर सकते हो फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस। सो यहां पे हमने क्या कहा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और उसके साथ साथ कैरी फॉरवर्ड एक्सेस प्रोडक्शन टू फ्यूचर ईयर्स फॉर इंसेंटिव क्लेम्स, यानी जो भी, अब अगर कोई कंपनी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, स्टील प्रोडक्ट्स बना रही है, सो जो भी स्टील प्रोडक्ट्स उसके बचते हैं वो उन्हें क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड कर सकती है दूसरे साल तक, ताकि वो इंसेंटिवाइज कर सके उनको या बेच सके आगे जाके। इंसेंटिव्स लिंक टू इंप्लीमेंटल प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स, हमने इसमें डिफरेंट और भी इंसेंटिव्स डाले, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी पर्सन, यानी जो पर्सन इन्वेस्टमेंट उठा रहा है, ठीक है, जैसे आप जीएसटी में देखोगे, जब एक पर्सन जीएसटी पे करता है तो वो जो है ITR फाइल भी कर सकता है वापस, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे आप कहते हो। तो वैसे ही डिफरेंट इंसेंटिव्स जो है डिफरेंट कंपनीज को हम प्रोवाइड करते हैं, विच वर्क ऑन अ लार्ज स्केल, जो एक लार्ज स्केल पे काम करते हैं। सो एप्लीकेशन टाइम क्या था इसका, कि कब से कहां तक काम करेगी। एप्लीकेशन टाइमलाइन वाज January 6 to January 31, 2025, यानी यहां तक आप, कोई भी कंपनी जो है वो अपने आप को एप्लीकेशन कर सकती है, अप्लाई कर सकती है इस चीज के लिए, ताकि वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट भी उठाए और एक बड़े पैमाने पे जो है अपनी ग्रोथ को अचीव कर सके, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव पीरियड क्या था इसका, प्रोडक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टू 2029-30। सो जो भी हमारा इंसेंटिव पीरियड है, यानी कहां तक गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी इन कंपनीज को, यानी जो भी हम अभी इन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ना, चाहे वो इंसेंटिवाइज करना हो, जैसे हमने इनको बोला कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने गुड्स को, सो वो हमने फिलहाल रखा है कि वो फिलहाल कहां तक रहेगा,
29-30 तक, यानी 2030 तक ये सारे बेनिफिट्स जो हमने आपको बोले हैं या जो थ्रेशोल्ड हमने कम करा है, इट विल बी वैलिड टिल 2029 to 30, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इंसेंटिव्स डिस्पर्स जो होंगे दैट विल बी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू 2030-31, यानी जो भी इंसेंटिवाइज हमने आपको बोला है, जैसे हमने कंपनीज को बोला है कि थ्रेशोल्ड कम करो, हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे इसके लिए, यानी गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगा, चाहे वो फिर सब्सिडीज के जरिए हो, चाहे वो आपका फिर टैक्स को जो है डेलिब्रेट करके हो, वो सारी चीजें जो है गवर्नमेंट आपको कब तक प्रोवाइड करेगा। जैसे आपको पता है, जैसे ही आप काम खत्म करते हो, जैसे गवर्नमेंट ठेकेदार का भी काम होता है ना, काम खत्म करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, आधे काम करने से पहले भी, यानी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको पैसा मिलता जाता है साथ साथ। सो इंसेंटिव्स जो है वो भी उसी पीरियड से मिलेंगे आपको। एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्या था इसका, हमने इससे क्या मतलब हम क्या चाहते थे, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेशलिटी स्टील सेक्टर। सो हमने कोशिश करी थी, अब समझ लो ऐसा, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम थ्रेशोल्ड्स कम करते हैं ना, अगर हम थ्रेशोल्ड ना रखें, थ्रेशोल्ड इन द सेंस अगर हम कोई कैप नहीं रखते हैं ना अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट की, तो उससे होता है क्या है, जो इन्वेस्टर होता है ना बाहर का, वह एनकरेज होता है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमारी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, वो जो इन्वेस्टर्स को है ना इनकरेज करती है कि ये आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको $1 में 86 रुपीज पे करने पड़ते हैं, तो एक इन्वेस्टर को पता रहता है कि मुझे 86 रुपीज पे करने, ठीक है, और ये आसानी से चेंज होगा भी नहीं, जैसे आपने पेग्ड एक्सचेंज रेट में पढ़ा होगा, ठीक है। जो पेग्ड एक्सचेंज रेट है वो हम एक बार फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से आप कहते हो। सो फिक्स एक बार आपने कर दिया ना, तो फिर जो सामने वाला इन्वेस्टर होता है ना, उसे पता होता है कि दिस इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इतना मुझे मिलने वाला है। सो वो एम्बिग्युइटी नहीं आती बीच में, जिसे हम कहते हैं शक, वो शक नहीं आता कि कल जाके मेरा लॉस होगा या मेरा प्रॉफिट होगा। सो उसी वजह से हमने ये भी करा था कि हमने अपने थ्रेशोल्ड्स को कम करा, क्योंकि जितना आप थ्रेशोल्ड कम करोगे, अब समझ लो, इन्वेस्टमेंट जितनी कम होगी, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे, उससे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो हमने इसीलिए थ्रेशोल्ड को कम करा, ताकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे इन्वेस्ट हमारी कंट्री में, उनके लिए सस्ता बनाने के लिए। ऐसा समझ लो कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट का गैप रखते हैं ना, तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि एक इन्वेस्टर को सोचना पड़ता है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए तब जाके मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो बाहर के लोग जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं इससे, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा करना हो। बट जब हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट इतना करो, आप एज इन्वेस्टर आ सकते हो हमारी कंपनीज में, तो जो भी इन्वेस्टर्स बाहर के होते हैं वो एनकरेज होते हैं, जिससे हमारी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ठीक है। एनहांस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि 50% आप कहां पे यूज कर सकते हो, फॉर द एक्सपेंडिंग प्रोसेस। जब हम एक्सपेंडिंग प्रोसेस में 50% यूज करेंगे, जो भी हमने अपना गैप रखा हुआ है, सो उस होगा क्या कि अब तक अगर हमारी कंट्री फॉर एग्जांपल अगर अब तक 1 टन स्टील क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर और एक कंपनी खुलेगी, जब आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे मोनोपोली पढ़ोगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ोगे, सो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ोगे, वहां पे आप एक चीज पढ़ोगे, नंबर ऑफ द फर्म्स, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ द फर्म्स इंक्रीज होता है उतनी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। सिंपल है कि अगर एक एरिया में एक दुकानदार है तो हमें कम उसके पास सप्लाई होगी, 10-15 दुकानदार है तो ज्यादा सप्लाई होगी। वैसे ही फर्म्स भी होती हैं, एक कंपनी है तो एक कंपनी फॉर एग्जांपल 100 गुड्स बनाएगी, अगर दूसरी कंपनी वैसी ही खोले तो वो भी 100 गुड्स बना सकती है, तो 200 गुड्स सप्लाई हो जाती है। सो जिससे होगा क्या, जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है जो हम आज इंपोर्ट करा रहे हैं वो कल जाके हम एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है। उसके साथ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, जितनी ज्यादा हमारे जो है कंट्री में, इकोनॉमी में जितनी ज्यादा फर्म्स बनेंगी, जितनी ज्यादा स्टील इंडस्ट्रीज बनेंगी, उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि स्टील इंडस्ट्रीज में मेनली आपको जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी सिर्फ रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट जो भी प्रोसेस बाकी रहता है वो सारा काम कौन करता है, मेनली वो हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रहती है। तो जब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाई करेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, जनरेट होगा। रिड्यूस रिलायंस ऑन स्टील इंपोर्ट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट था, जिसे हमने कहा था आत्मनिर्भर भारत, कि जो हम इंपोर्ट कराते हैं गुड्स, स्टील गुड्स या स्टील प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट कराते हैं, वो स्टील प्रोडक्ट्स हम कम कर सकें। आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिख सकते हो
कि अगर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि इंडिया अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, तो दिस स्कीम जो है ये हेल्प करेगी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेस्ट बनाने में, ठीक है। द सेकेंड स्कीम इज टू लोअर डाउन द क्राइम रेट, ठीक है। हमने लॉन्च करा था भारत पोर्टल, ठीक है। दिस इज एक्चुअली नॉट द स्कीम, दिस इज एक्चुअली द वी कैन से द इंसेंटिव्स, या हम कह सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनाया था हमने, ठीक है, टू लोअर डाउन द क्राइम्स। जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम हो वो या कोई और क्राइम हो, उसको जल्दी से एड्रेस करने के लिए और उसे फास्ट ट्रैक मोड पे जो है कंप्लीट करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए हमने भारत पोर्टल बनाया था, ठीक है। सो इसका जो भारत पोर्टल जो है ऊपर लिखा हुआ है, इज ए क्राइम मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन पोर्टल डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपको मोर इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि भारत पोर्टल जो है, भारत पोर्टल जो है, इट वाज लॉन्च्ड बाय सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। यानी जिससे हम अपने सारे क्राइम्स जो हमारे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इन इंडिया कि क्राइम होने से या क्राइम जब होने वाला हो ना, कोशिश कर रहे हैं कि हम तभी पता कर सकें। इट मींस ये वो क्राइम नहीं है कि किसी का मर्डर कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली वो सब चीजें पता नहीं चलेंगी, बट ऑनलाइन क्राइम्स जो हो रहे हैं ना, उनमें हम पता कर सकते हैं इफ वी हैव दैट, कह सकते हैं हम कि अगर हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑनलाइन हैकिंग हो रही है, ठीक है, तो आप उसे जल्दी से एड्रेस कर सकते हो विदाउट एनी डिले, तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस हमने इसको क्या करा था, लॉन्च करा था। लॉन्च डेट जो इसका था दैट वाज जनवरी 7, 2025। अब इसमें पर्पस क्या था इसका, टू फैसिलिटेट रैपिड एक्सचेंज ऑफ क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब देखो, जब भी हमारी कंट्री में क्राइम होता है ना, किसी भी कंट्री में जब क्राइम होता है ना, तो हमें डिफरेंट टायर्स से गुजरना पड़ता है। डिफरेंट टायर्स एज इन कि जब क्राइम होता है ना, तो इंफॉर्मेशन जो है ना, इधर आज के टाइम पे इधर हमें सोशल मीडिया से पता चल जाती है, ठीक है। और इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो डिफरेंट टायर से गुजरना पड़ता था, यानी जो विक्टिम है, ठीक है, वो पहले डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में जाता था, एफआईआर लॉन्च कराता था, फिर एक आईओ आता था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता था, वो वहां पे जो है वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था, ठीक है। जैसे हमने लड़कियों के भी लिए डिफरेंट, जो सेफ्टी ऑफ वुमेन है उनके लिए भी हमने डिफरेंट पोर्टल्स बनाए हैं, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम हमने बनाई थी, लॉन्च करी थी, तो डिफरेंट वैसे ही हमने इसको भी लॉन्च करा है ताकि जो भी क्राइम इंफॉर्मेशन है ना, वो जल्दी से पहुंच सके। अगर आपको याद हो, अब गवर्नमेंट डिफरेंट और पोर्टल्स बना रहा है ना, जिससे जो हमारा विटनेस होता है ना उसकी आइडेंटिटी पता चलती है, ठीक है, ना बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड दैट थ्रू एन ऑनलाइन मोड, ठीक है। हम ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, हमें बाकी सारी चीजें नहीं करनी है। डेफिनेटली वहां पे पूछताछ तो होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ठीक है, सच बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, बट इंफॉर्मेशन पहुंचाना इतना आसान हो चुका है कि हम घर में बैठ के भी कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो क्राइम रिलेटेड। सो फॉर दैट पर्पस इसलिए हमने ये भी बनाया था, enable coordination and collaboration between Indian and international law enforcement agencies। अब different law enforcement agencies होती है क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन है, हम different countries के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज जो है, आधी ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास आईटी बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके पास सॉफ्टवेयर टूल्स बहुत अच्छे हैं। वैसी हमारी कंट्री है, ठीक है, हमारी कंट्री भी आईटीज के लिए मशहूर है, जैसे हमने परसों भी देखा था, आईटीज के लिए हमारे पास अच्छी खासी स्पेस है आईटी सेक्शन में। सो जो भी हम डिफरेंट इकोनॉमीज के साथ या जो भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और कोलैबोरेट करके हम डिफरेंट रेजोल्यूशंस निकाल सकें क्राइम्स का, उसके लिए इसको बनाया गया था कि अगर इंटरनेशनली भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, फॉर एग्जांपल जैसे टेररिज्म है, ठीक है, दिस इज अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। टेररिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर किसी कंट्री में है, बस शक्लें अलग अलग है टेररिज्म की। साइबर क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स हर किसी कंट्री में है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में है साइबर क्राइम, सिर्फ इंडिया में नहीं है। सो हर किसी कंट्री को, जैसे हमने कहा ना कि एक इंटरेस्ट, जिनका एक सिंगल इंटरेस्ट के साथ, सिंगल इंटरेस्ट है एज इन कि जो सारी इकोनॉमीज फेस कर रही हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, सो उन पे हम कोऑर्डिनेट भी करें और एक दूसरे की हेल्प भी करें, उसके लिए हमने इसको बनाया था। दैट इज हेल्प इन ट्रैकिंग सॉल्विंग क्राइम्स विद क्रॉस बॉर्डर लिंक्स लाइक साइबर क्राइम, टेररिज्म, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी कंट्रीज, देखो ये सारी चीजें ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही ट्रांसफर होती हैं। जैसे टेररिज्म हो गया, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कहां से आता है, ठीक है, किसी और देश से ही आता है, ठीक है। सो जब हम दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, जब हम उनके साथ बात करें इस बारे में, रिजॉल्व करने की कोशिश करें, या अगर नहीं भी, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, ठीक है, पाकिस्तान डेफिनेटली डिनाई करता है हमेशा, ठीक है, इंडिया बोलता रहता है, हम बोलते रहते हैं कि आपने करवाया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहता है। बट पाकिस्तान की अपनी भी डिफरेंट एजेंसीज है ना, जैसे उनका अपना है आईएसआई है, हमारा रॉ है, ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज है हमारी, ठीक है। अब डिफरेंट एजेंसी से जब बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा ना, अब जैसे अगर पाकिस्तान कल जाके कहे कि इंडिया ने यहाँ पे कोई अटैक करवाया फॉर एग्जांपल, या हम कहें कि चाइना ने यहाँ पे अटैक करवाया कोई, तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन होगा उनके स्पेशल फोर्सेस के साथ, तो आई होप कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो जल्दी से क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। जैसे परसों जो हुआ था, पहलगाम का अटैक जब हुआ था, ठीक है, सो इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान ने फुली डिनाई करा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना हमारे पर्सन थे, ना हमारा कोई जो है मिलिट्री पर्सन वहां गया था, ठीक है। बट हम बोलते जा रहे थे कि नहीं ऐसा है, आपकी वजह से आया है। सो अगर हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होती तो पहली चीज क्रॉस बॉर्डर कर नहीं पाता कोई। पहली चीज तो ये है कि इंफॉर्मेशन जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होती तो क्रॉस बॉर्डर होता नहीं, क्योंकि अगर जैसे ही क्रॉस बॉर्डर होता तो वहां की जो भी फोर्सेस हैं उनको इंफॉर्मेशन होती, डेफिनेटली जो भी वहां के अपने जो फोर्सेस हैं वो हमारे फोर्सेस को यहाँ पे क्या करते, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, तो हो सकता है कि वो टेररिज्म अटैक्स जो भी होता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, ड्रग ट्रैफिकिंग का हो, वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। सो फीचर्स क्या थे, रियल टाइम डेटा शेयरिंग विद ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस, इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल पॉलिसी बॉडीज लाइक इंटरपोल एक्स्ट्रा, ठीक है, एनहांस कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन जो हमारी पुलिस है, पुलिस फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस है, उनके बीच में जो भी इंटरनेशनल चैनल्स है या इनहेंस्ड कम्युनिकेशन है, जैसे हम डिफरेंट जो है पुलिस, जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की पुलिस है या इंडिया का जो आर्मी हमारी, वो डिफरेंट कम्युनिकेशन, जैसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी यूज करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन होती है ना, सो हम उसको ट्यून कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ अगर हम चाहें अभी, ठीक है, क्योंकि इतना तो हमारे पास अभी हर किसी कंट्री के पास इतना तो सोर्स है कि वो ट्यून कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं विद डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। सो वो डिफरेंट सोर्सेस हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफरेंट सोर्सेस को यूज करके हमारी कंट्री में या डिफरेंट जो भी कंट्रीज इससे जूझ रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बाकी सारी चीजें, और वहां पे कम किया जा सके। स्ट्रेंथन्स इंडियाज क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज। अब इंडिया की जो हमारी अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारी जो मिलिट्री है ना, टॉप मोस्ट मिलिट्रीज में आती है, टॉप मोस्ट फोर्सेस में आते हैं, ठीक है। सो हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं, इंटरनली भी हम कोशिश कर रहे हैं विद द पॉलिसीज डिफरेंट थिंग्स कि हम इन सब चीजों को ना ही आने दें, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू हो ही जाता है कभी ना कभी। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जैसे बाहर से इसको रोक सके, इंडिया के अंदर ना ही प्रॉब्लम को आने दें, तो हम कोशिश कर रहे हैं बाहर से। सो फॉर दैट कि ये कोशिश करेगा, जो भी हमारा भारत पोर्टल है ये हमारी हेल्प करेगा कि जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं उन कैपेबिलिटीज को ये फिर से थोड़ा सा इनहेंस कर सके। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या इंडिया की बात करें, तो वुमेन सेफ्टी के लिए ना डिफरेंट नंबर्स हमने टोल फ्री नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि जब क्राइम होने वाला हो ना, ठीक है, हम क्राइम होने से पहले ही रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब पर्सन है जो मतलब नहीं चलने दे रहा है या कुछ भी एक्शन कर रहा है, तो डायरेक्टली आप क्राइम होने से पहले ही कॉल कर सकते हो। आप क्राइम होने के बाद पुलिस के पास जाओ, उससे अच्छा है कि क्राइम होने से पहले ही पुलिस को पता चल सके और वहां पे हम फोर्सेस को भेज सके, आपकी हेल्प करा सके, है ना। सो वैसे ही कोशिश कर रहा है इंडिया कि हम क्राइम होने से पहले ही कहीं ना कहीं क्या कर सके, इसको रोक सके। इट विल हेल्प, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस, क्योंकि और भी चीजें हैं जो हमें इंप्रूव करनी है। इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने आपको अभी बोला कि हर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं, पाकिस्तान हम पे इल्जाम लगा देता है, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ हो तो पाकिस्तान कहता है इंडिया ने करवाया, इंडिया में कुछ हो तो पाकिस्तान ने करवाया, बट किसी का भी कोई भी प्रूफ नहीं होता, ठीक है। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि किसने क्या करवाया, और ना ही हमारे पास फिर वो प्रूफ्स आते ही हैं। जैसे हम पिछली बार की बात करें, जब अटैक हुआ था तो हमने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च करा ना, तो हमने कहा कि हमने उनके इतने इतने मतलब जो भी हम वहां पे टेररिस्ट जो भी कैंप्स थे हमने उड़ा दिए, हमने एयरपोर्ट, बहुत सारी चीजें मतलब हमने कहा यहाँ पे।
बट पाकिस्तान ने डिनाई करा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ तो आया, परिंदा भी नहीं आया। वैसे ही हमने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि हमने इंडिया के तैयारे गिरा दिए थे, इंडिया ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बट जब ऐसी कोऑर्डिनेशन हो तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, ताकि हर किसी कंट्री को पता चल सके और हमें कल जाके यूएन में ना जाना पड़े, क्योंकि ये हम इंटरनली सॉल्व कर सकते हैं सारी चीजें। किससे? अगर हमारे पास ऐसा कोई पोर्टल हो, इंफॉर्मेटिव पोर्टल हो, जिससे हमें हर कोई चीज पता चल सके। इसमें आपको मोर इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रिलेवेंट मिनिस्ट्री जो है इसकी, यानी जो मिनिस्ट्री इसको संभालती है, इस पोर्टल के बारे में काम करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपको याद रखना है, बट इट इज लॉन्च्ड बाय सीबीआई, क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो इतना आप इसमें से याद रख सकते हो कि जो हमारा भारत पोल पोर्टल है, इट इज जस्ट कि हम अपनी इंडिया को सेफ करके रख सकें और हम कोऑर्डिनेट कर सकें दूसरी कंट्रीज के साथ, ताकि जो भी इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म अटैक्स, बाकी सारी चीजें, वो हम पहले से क्या कर सकें, उन्हें हम सेफ गार्ड कर सकें और उन्हें हम रोक सकें। The other scheme which we have launched in January 2025 was Unified Pension Scheme. It was not actually launched in 2025. ये पहले से 2004 में हमने एक्चुअली लॉन्च करी थी, बट हमने इसको रिन्यू करा है एक बार फिर से, ठीक है, इन 2025. So launched in January 2025, effective from April 2025, April 1st 2025, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वहां से हमने इसको शुरू करा है, ठीक है। For central government employees under NPS joined after January 1st 2004. अब समझ लो, जो हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, इसमें हमने कोशिश करी है कि जो भी हमारे जॉब पर्सन्स है ना, जो भी हमारे काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट पर्सन्स हो, बट दिस स्कीम एक्चुअली इज फॉर द सेंट्रल पर्सन्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। ये सिर्फ सेंट्रल पर्सन्स के लिए बनाई गई थी। सो जिन्होंने ज्वाइन करा था एक्चुअली कब, आफ्टर जनवरी 1st 2004, उनके लिए हमने ये बनाई थी। इट्स कंट्रीब्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 14% टू 18% ऑफ सैलरी प्लस डीए। अब हमेशा देखते रहते हो कि जो हमारे सेंटर के पर्सन्स होते हैं ना, जैसे ज्यादा तौर पे आर्मी पर्सन्स, ठीक है, या हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, सेंटर जो है ना हमेशा अपने साल दर साल, क्योंकि सेंटर जो है ना वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही सैलरी प्रोवाइड करता है आपको। जिस तरीके से इन्फ्लेशन होती है, उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। दैट्स वाई आपके डियरिंग अलाउंसेस हो गए, या 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, हम सब हमेशा सुनते हैं ना, 14th पे कमीशन, वो सारी चीज वो है क्या, दैट्स एक्चुअली टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन, वो कुछ और नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। सो वैसे ही कुछ ये भी स्कीम है, प्रोवाइड्स गारंटीड हायर पेंशन बेनिफिट्स। अगर हम बात करें कि अंडर दिस स्कीम, हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे पर्सन्स है, जो भी हमारे सेंट्रल ऑफिसर्स हैं, या चाहे जो भी जॉब कर रहा है अंडर द सेंटर, वो उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा पेंशन्स में। जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि पेंशन्स को अब क्या किया गया है, इरेडिकेट किया गया है इन द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स अब पेंशन्स प्रोवाइड नहीं कर रही है। बट हमने जो है सेंटर पर्सन्स के लिए हमने स्कीम लॉन्च करी इन 2025 कि नहीं, उन्हें हम बेनिफिट्स प्रोग्राम्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब जरूरी नहीं है पेंशन इन द सेंस ये नहीं होता है कि पेंशन आप मंथ ऑन मंथ दो, हमने दूसरा ट्रैक यूज किया है इसके लिए, दैट्स वाई यहाँ पे बात हुई है 14% टू 18.5% की, कि अब हम एक साथ प्रोवाइड करेंगे आपको सारा। यानी जो आप पेंशन लेते थे ना, जैसे आप मतलब होते थे ना, ये रिटायर होते थे, तो रिटायर होने के बाद आपको लाइफ टाइम मिलता था पेंशन मंथली, लेकिन अब हमने उसको कट करके वन टाइम कर दिया है कि हम आपको वन टाइम प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप लाइफ लॉन्ग 50 लाख या 60 लाख लेते गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट आपको एक साथ वो 60 लाख प्रोवाइड करता है, ठीक है, या 40 लाख प्रोवाइड करता है। उससे दो ही चीजें होती हैं कि गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं पड़ता है कि हर महीने मुझे देना है, ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि गवर्नमेंट आपको जितना आप ले सकते हो उससे कम ही दे सकते, क्योंकि लाइफ लॉन्ग जब आप रहते हो ना, लाइफ लॉन्ग जब आपकी उम्र होती है, तो आपको पता होगा कि हम इनहेरेंट करा सकते हैं उसको, पेंशन को कर सकते हैं ना डिफरेंट लोगों में, चाहे वो आपकी वाइफ हो, अगर कोई ऐसी डॉटर है मतलब जो हैंडीकैप्ड है, बाकी सारी चीजें तो हम इनहेरेंट करा सकते थे। सो उससे गवर्नमेंट का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर ऐसा समझ लो कोई पर्सन है, खुद मर गया, फिर वाइफ थी, वाइफ मर गई, अब कोई बेटी है, ठीक है, जिसके नाम पेंशन हो गई, या कोई और ऐसा पर्सन है,
तो गवर्नमेंट को तो पूरे खानदान को पेंशन देता रहना है ना फिर कंप्लीटली। तो गवर्नमेंट उन चीजों को कोशिश कर रहा है कम करने की, सो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक साथ पेंशन आपको। सो एम्प्लॉइज कैन चूज यूपीएस और कंटिन्यू एग्जिस्टिंग पेइंग एनपीएस एनुअली। आप एनपीएस जो है या यूपीएस जो है इस स्कीम को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज कर सकते हो और नेट पेंशन स्कीम को यूज कर सकते हो। एम्स टू इंप्रूव रिटायरमेंट सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, उनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जब वो रिटायर होते हैं, ठीक है, तो उनके पास पैसा हो आता है और लाइफ लॉन्ग फिर उन्हें पेंशन मिलता है, जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो इस अंडर दिस स्कीम हमने वो फिर से एक बार कोशिश की है कि हम उनको इतना कम से कम प्रोवाइड करें कि वो अपनी जो लाइफ है उसके बाद वो उसे अच्छी तरह बेटरमेंट से गुजार सके। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड गारंटीड पेंशन बेनिफिट्स विद इंक्रीजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे मैंने आपको बोला कि आज भी बहुत सारे जो भी पेंशन आज लेते हैं ना, जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके पेंशन में हर दिन या हर साल जब भी इंक्रीमेंट होता है ना, जो भी पर्सन काम करते हैं तो उनके पेंशन में भी इंक्रीमेंट होता है। सो दिस स्कीम इज फॉर दैट कि जो भी हमारे सेंटर के लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं सेंटर में, उन्हें हम प्रोवाइड कर सके बेनिफिट और प्लस विद कंट्रीब्यूशंस एज इन कि अगर और भी अलाउंसेस हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम प्रोवाइड कराएंगे। सो शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है यूपीएस में कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इट इज जस्ट टू हेल्प द जो भी लोग सेंटर के अंदर काम करते हैं, उन्हें हम एक वेरीफाइड कह सकते हैं या गारंटीड पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं इस स्कीम के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री पता ही आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जब भी पैसों की बात आए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके साथ काम करता है। अब समझ लो, ये तो वो सारी स्कीम्स है जो हमने इन 2 लेक्चर्स में पढ़ी, जो हमने नए से अप्रूव करी या जो हमने लॉन्च करी है। बट कुछ ऐसी भी स्कीम्स होती है जो, जैसे हमने कल पढ़ा एग्रीकल्चर में, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा वहां पे कि गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो भी पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे ना, उन्हें फिर से एक बार अप्रूव करा। सो वैसे ही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और भी हैं, डिफरेंट स्कीम्स और भी हैं जो गवर्नमेंट ने पहले तो लॉन्च करी थी बट उन्हें फिर से अप्रूवल दिया जाता है। सो जैसे ही हमारा नया साल शुरू होता है, हम डिफरेंट स्कीम्स को अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल फॉर द, हम कह सकते हैं रिज्यूमेशन, कि उन्हें रिज्यूम किया जा सके या उनसे फिर से काम लिया जा सके। सो ये वो सारी स्कीम्स है जो हमने ऑलरेडी लॉन्च करी थी, बट सिर्फ अप्रूवल हमने दिया है इनका कि ये काम कर सकती है इस साल भी, ठीक है। इसके डिफरेंट जो है बेनिफिट्स होते हैं। हो सकता है कि कोई पेंडिंग काम रह चुका हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो हम पिछले साल नहीं कर पाए, इस साल करेंगे, ठीक है। दैट इज सैंक्शन कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम फसल बीमा योजना, जो हम पढ़ने भी वाले हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो पीएम एफबीवाई जो है, इसे फिर से एक बार क्या किया, सैंक्शन किया गया ताकि ये कंटिन्यू रह सके फिलहाल, ठीक है। इसके अंदर हम क्रॉप इंश्योरेंस जिसे आप कहते हो, शॉर्ट में इतना याद रख लो, ये हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सो ये सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस के लिए है, जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसे इंक्रीज करने के लिए। एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज RWBCIS अंटिल 2025-26, यानी 1 साल तक फिर से हमने इसको क्या करा, फिर से एक बार इसको अप्रूवल दिया गया 1-2 सालों तक, विद अ टोटल आउटले ऑफ 69,515.71 करोड़, यानी बजट भी इसको प्रोवाइड किया गया। क्योंकि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, इट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट इसकी बात करते हो, इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, तो इसके लिए आपको बजट प्रोवाइड करना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा इन चीजों को चलाने के लिए। दूसरा है अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज FIAT। उसके लिए हमने 824.77 करोड़ प्रोवाइड करी फॉर टेक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर स्कीम्स। अब देखो एग्रीकल्चरल स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम एग्रीकल्चरल सिटी स्कीम्स आपने अभी देखा, क्रॉप इंश्योरेंस या फसल बीमा योजना जो है, ये एक स्कीम है जो हम अपने एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। बट उस एग्रीकल्चरल स्कीम को से बेनिफिट उठाने के लिए ना, हमारे पास टेक अच्छा खासा होना चाहिए। इट मीन्स कि जो रूरल एरिया में पर्सन भी बैठा हुआ है ना, वो घर में बैठ के इन सब स्कीम्स का लाभ उठा सके, ठीक है। इसीलिए हमने डिफरेंट जो है पोर्टल्स शुरू करे हैं कि आप घर में बैठ के पता कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, वो सारी चीजें हम अब टेक के जरिए ही आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अब हर किसी के पास मोबाइल फोन तो है ही, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो आपके अर्बन एरियाज हो, हर किसी के पास कनेक्टिविटी है, हर किसी के पास वो सोर्स है कि वो पता कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। सो हम कोशिश कर रहे हैं इसके अंडर कि हम जो है टेक इसमें ला सकें। जो भी हम स्कीम्स गवर्नमेंट लाता है,
इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, उन्हें हम टेक्नोलॉजी में क्या कर सकें, इंप्रूव करा सकें, यानी उनमें हम टेक्नोलॉजी को इनहांस करा सकें। ठीक है, सो इसमें हमने जो है दूसरा जो है कि हमने जो फेट जो है उसके लिए जो है अपना फंड अप्रूव करा था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, से आप फेट कहते हो। सो ताकि हम जो एग्रीकल्चरल जो स्कीम्स हम ला रहे हैं उनमें हम हाई टेक को क्या कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें, ताकि इजीली इसको क्या किया जा सके, इजीली हम जो है जो भी पर्सन है जो इससे बेनिफिट उठाना चाहता है उसे इजीली मैसर हो ये सारी चीजें। थर्ड थिंग इज एक्सटेंडेड ए वन टाइम स्पेशल सब्सिडी पैकेज फॉर डी अमोनियम फॉस्फेट, जिसे आप कहते हो डीएपी, खाद है, फर्टिलाइजर है। ठीक है, सो उस फर्टिलाइजर के लिए हमने जो है एक वन टाइम स्पेशल सब्सिडी पैकेज को क्या करा है, लॉन्च करा है, अप्रूव करा है कि जो भी इन फर्टिलाइजर्स को यूज करेगा उसे एक वन टाइम स्पेशल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो 10% वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा एंड वो अपनी स्टेट डिसाइड करेगी, जो भी स्टेट का गवर्नमेंट है। अप्रूव्ड एमओयू फॉर ट्रेड ऑफ 1 मिलियन मैट्रिक टन्स नॉन बासमती व्हाइट राइस विद इंडोनेशिया ओवर 4 ईयर्स। ये हमने फिर से एक बार अप्रूव करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप कहते हो एग्रीमेंट, ऐसे सिंपली आप कह सकते हो एक एग्रीमेंट हमने क्या किया है, अप्रूव करा है कि हम इतना सारा जो है नॉन बेस्ड व्हाइट राइस जो हमारा है, चावल जो है, वो हम इंडोनेशिया से क्या करेंगे, इंडोनेशिया को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या हम हेल्प करेंगे उनकी इस सारी चीजों में। सो दीज वर एक्चुअली द स्कीम्स जो भी हमने जनवरी में लॉन्च करी है, जनवरी 2025 में सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स की अब तक हमने बात करी। इसमें लास्टली जो पेज है, जैसे आपको ये पीपीटी मिले या पीडीएफ मिल जाए तो काइंडली ये वो स्कीम्स है जो हमने 2019 से 2025 तक लॉन्च करी है। सो अगर आपके पास टाइम हो या अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो ये सारी स्कीम्स पढ़ सकता है। ठीक है, जिसमें आपकी स्कीम्स आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, इंडिया की पीएम किसान हो गया, पीएम गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडिया की बात करें, पीएम कुसुम योजना हो गया, आत्मनिर्भर कृषि योजना हो गया, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी जो हमने की थी, पीएम ई विद्या स्कीम हमने लॉन्च करी थी, डिजिटल यूनिवर्सिटी इंडिया, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हमने लॉन्च करी थी, उसमें जैसे पीएम कौशल विकास योजना हो गई आपकी, पीएम आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, ऐसी आपका आयुष्मान भारत योजना, मिशन शक्ति स्कीम हमने करी थी लॉन्च, पीएम पोषण स्कीम हमने लॉन्च करी थी, उसके साथ साथ ई श्रम पोर्टल हमने लॉन्च करा था, पीएम जनधन योजना हमने लॉन्च करी थी, स्मार्ट सिटीज मिशन में अगर हम देखें तो अमृत 2.0 स्कीम या 2.0 स्कीम हमने लॉन्च करी थी, अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू करा था, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन स्कीम की बात करें, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को हमने लॉन्च करा था। दीज आर द स्कीम्स जो हमने 2019 से 2025 में इंडिया में लॉन्च करी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग है ये, आदि आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए है, आदि आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए है, आदि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है, आदि आपके एडटेक सेक्टर के लिए है, तो सॉरी जो है स्कीम्स इसमें जो है प्रोवाइडेड हैं। तो काइंडली जैसे आप ये स्कीम्स आपको मिल जाए, जैसे आपको ये पीपीटी मिल जाए, इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। बट जो हमने पढ़ी, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कभी भी जो भी आप एग्जामिनेशन देने वाले हो उसमें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि वो करंट में भी आती हैं और प्लस उन्हें हमने इनिशिएट इसी साल करा है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। मिलते हैं आपके साथ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।